ओके, हाँ तो अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि अंदर एसएचएम होगा, अंदर एसएचएम की कंडीशन प्रूव हो रही है ना। चलो ये तो क्लियर हो रहा है। अब आपको कभी कभी इसमें ऐसा कर देते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो स्पीड है ना पार्टिकल की वो कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। स्पीड जीरो नहीं होती है, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होती है, और ये एसएचएम की कंडीशन ओनली अर्थ के अंदर अंदर अप्लीकेबल है, अर्थ के बाहर अप्लीकेबल नहीं है। कोई पार्टिकल अर्थ के बाहर से आ रहा है तो उस पर एसएचएम नहीं, जो यहाँ से अंदर का मोशन होगा वो एसएचएम जैसा होगा। टनल के एकदम कॉर्नर से लेके अंदर का जो मोशन होगा वो एसएचएम का होगा, ठीक है। अब जब इसमें आपको यहाँ पर स्पीड दी जाए पार्टिकल की, तो आपको इसके बाद का मोशन तो एसएचएम का है, तो ये पोजीशन आप फेजर एसएचएम में आपने फेजर पढ़ा होगा, तो फेजर से रिलेट कर लो कि ये पोजीशन एसएचएम में कौन सी पोजीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल की अगर आपको स्पीड पता है, आपको यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड पता है, अर्थ के सेंटर से अगर तुमको डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस जो भी होगी तुम्हें अगर पता है, तो यहाँ की स्पीड डिस्टेंस के फंक्शन में तुम लिख सकते हो। एसएचएम में तुमको आता है ये लिख के कि सेंटर से किसी डिस्टेंस पे स्पीड कितनी होगी वो तुम जानते हो, तो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो तुम, एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपके पास, और एम्पलीट्यूड के बाद फिर फेजर बना लेना, ठीक है। पार्टिकल मेन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस तुम जानते हो कितनी है, ये डिस्टेंस तुम जानते हो कितनी है ना, और एम्पलीट्यूड तुम निकाल लोगे यहाँ पे स्पीड देखकर, तो एम्पलीट्यूड पता चल गया, तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस मिल गई तुमको, और तुम्हें ये डिस्टेंस पता है कि मीन से पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, तो तुम उसका फेज एंगल वगैरह ढूंढ सकते हो, और फेज एंगल आ जाएगा तो फिर इस एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम, ये जो भी पॉइंट है यहाँ से मीन आने का टाइम, ये सब निकाल सकते हो। ये एक्चुअली पार्ट ऑफ एसएचएम हो जाता है। जब यहाँ कॉर्नर पे स्पीड दे दो, यहाँ स्पीड जीरो नहीं हो, तो मोशन ये जो होगा ये एसएचएम का एक पार्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर? अबे पूरा डाउट क्लियर हो गया क्या? मैंने लास्ट क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन था वो यही तो था शायद, है ना, उसमें यहाँ पे वो तो अर्थ के टनल सेंटर के अलॉन्ग दे दी थी, यस ट्रंकेटेड एसएचएम टाइप कुछ हो जाएगा यहाँ पे, यस ओके चलो, तो एक ही आपका वो डाउट खत्म, और मेरे पास और क्या डाउट था, जस्ट अ सेकेंड। एसएचएम इनसाइड टनल कर लिया, एपीजी परिजी कर लिया, और एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, ठीक है चलो। फिर एक मेरे पास डाउट आ रहा है, प्रेशर एट सेंटर ऑफ अर्थ, प्रेशर एट सेंटर ऑफ अर्थ, चलो प्रेशर एट सेंटर ऑफ अर्थ ये देख लेते हैं अपन। एक डाउट और आ रहा है, एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट फिर से बोल दूं। अच्छा ये बताओ, एसएचएम में अगर तुम्हें मीन से पार्टिकल की डिस्टेंस पता हो, तो उसकी स्पीड लिख सकते हो क्या? कुछ फंक्शन पता है आपको लिखने का? कुछ इक्वेशन पता है क्या होती है? जी स्क्वायर इक्वल टू शायद ये होती है ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मेन पोजीशन से पार्टिकल अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो उसकी स्पीड का एक्सप्रेशन ये होता है ना, ठीक है। बस तो आपको मीन से यहाँ पे डिस्टेंस पता है कितनी है, ये हो गया मीन पोजीशन, और यहाँ से पार्टिकल की डिस्टेंस पता है, और यहाँ इस लोकेशन पे स्पीड पता है, तो डिस्टेंस एक्स रख दो, स्पीड रख दो, ओमेगा तुम्हें पता होना चाहिए। ये इक्वेशन में देखो, ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बचता है ना, इधर ये ओमेगा स्क्वायर आता है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा आपको याद होना चाहिए, तो ओमेगा रख दो, तो वो फिर एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ गया, और यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन तो तुम्हें पता ही थी कि कितनी थी, तो उसका फेज एंगल वगैरह निकाल सकते हो, और ये फेज एंगल आ जाएगा तो फिर यहाँ से आने का टाइम भी निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक अजीब सा डाउट पूछा एक बच्चे ने, डैम्ड एसएचएम। बेटा डैम्ड एसएचएम अभी ग्रेविटेशन में क्यों पूछते हैं अपन? एसएचएम करेंगे जब देखेंगे ना, आज अपन ग्रेविटेशन के डाउट्स के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो जो भी और डाउट्स है आपके ऐसी चीजें, वो सब है ना अपन जब वो टॉपिक करेंगे तब करेंगे, ठीक है। ओके, फिर एक और मेरे पास कुछ डाउट आया हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट फिर से बोल दिया, ट्रंकेटेड एसएचएम हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 से आंसर भेज दीजिएगा, तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजे थे प्लीज यार वो आंसर भी भेज देना 1 2 3 4 से। चलो, और किसी का कोई डाउट? 1 2 3 4 के काफी मेरे पास डाउट आए थे बच्चों के, मैंने बोला था अपन ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, सर मैंने जस्ट अ सेकंड वेट करिएगा, सर मैंने डाउट पूछा था, आपने
आज बताने का कहा था, वो क्वेश्चन मैंने अभी सेंड किया है। अच्छा चलो जस्ट अ सेकंड, एक किसी बच्चे का एक डाउट था, मैंने आज बोला था वो क्वेश्चन अच्छा था। देखो एक टाइम वाला क्वेश्चन है, एक टाइम वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपकी डिस्कशन क्लास में भी डिस्कस कर लिया था ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। पिछली अपनी डिस्कशन क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कस करा था ये क्वेश्चन, है ना। तो डिस्कशन क्लास में शायद नहीं थे आप, कोई बात नहीं, अभी फिर से देख लेते। काफी बच्चे डिस्कशन क्लास में नहीं थे, तो फिर से देख लेते क्वेश्चन ये। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें बोला गया है कि एक सैटेलाइट है किसी प्लेनेट के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट आर में रिवॉल्व कर रही है, और वो जो आर है वो रेडियस ऑफ प्लेनेट से बहुत बड़ा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट से बहुत बड़ा है। ये कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे जाके एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, और जो प्लेनेट के सेंटर से डिस्टेंस है ये प्लेनेट की रेडियस से बहुत बड़ी है। तो प्लेनेट एक तरह से छोटा सा लगेगा, है ना। और क्या बोला है, हाँ ये क्वेश्चन 1 2 3 4 का है, और ये क्वेश्चन अपन ग्रुप पे भी भेज दे। तो आपके 1 2 3 4 का क्वेश्चन है ना, ये 581 क्वेश्चन है 1 2 3 4 का। चलो अब इसमें क्या बोला है कि सैटेलाइट को अचानक से रोक दिया, वहां पे सैटेलाइट वहां रिवॉल्व कर रही थी सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसको अचानक से रोक दिया। जब वो रिवॉल्व कर रही थी तो उसका टाइम पीरियड टी था, जब वो रिवॉल्व कर रही थी उसका टाइम पीरियड टी था। तो रिवॉल्व कर रही थी किसी रेडियस आर में, तो दैट टी स्क्वायर शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस आर क्यूब, ये होना चाहिए था केप्लर्स लॉ से, ठीक है। अब उसे अचानक से यहाँ रोक दिया, तो जब इसे मैं रोक दूंगा तो फिर डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो टुवर्ड्स अर्थ मूव करने लग जाएगी, टुवर्ड अर्थ मूव करने लग जाएगी। आपसे पूछा है वो अर्थ में कितने टाइम पे गिर जाएगी, टाइम पूछा है उसका अर्थ में फॉल होने का कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कई बार बच्चे ना वेलोसिटी का इक्वेशन लिख के उससे इंटीग्रेट करके करने लग जाते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है, वो हो नहीं पाएगा, उसका इंटीग्रेशन फंस जाता है, ठीक है। तो इसको करने का एक ट्रिक होती है हमारे पास, इसको करने की हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर हम यहाँ पर स्पीड बहुत कम दे देते हैं, कुछ कम स्पीड स्पीड होती कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में पर कम होती, तो इलिप्टिकल पाथ होता, एम आई राइट, इलिप्टिकल पाथ होता। वो इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा हो सकता है, अर्थ इसके एक फोकस पे होगी। अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई स्पीड देता, वो स्पीड बहुत कम होती, तो इलिप्टिकल पाथ होता। और ये स्पीड जैसे जैसे जीरो की तरफ टेंड करेगी ना, आप निकालेंगे इसका सेमी माइनर एक्सिस जो होता है ना बी, वो जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक है। आप लोग ये चेक करना सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकालते, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो जब ये स्पीड टेंडिंग टू जीरो है तो ये बी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो बी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ये पाथ कैसा दिखेगा मुझे, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बन जाएगी नीचे जाने की, हाँ, है ना। हमको ऐसा लगेगा ना जैसे कि पार्टिकल की स्पीड जीरो है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में फॉल हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा ये, अगर बी टेंडिंग टू जीरो होगा। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, इसी का तो मुझे टाइम चाहिए था क्वेश्चन में, मुझे यही तो टाइम चाहिए, मुझे यही तो टाइम पूछा है कि यहाँ से अर्थ से टकराने का टाइम क्या होगा, और अर्थ की रेडियस तो बहुत छोटी है, उसे निग्लेक्ट करो, ठीक है। जैसे से बी टेंडिंग टू जीरो होगा ना, ये जो अर्थ का सेंटर है ये भी इधर की तरफ जाने लग जाएगा, मतलब इसकी ये जो एपीजी पेरिजी की डिस्टेंस ये वाली कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो सेमी मेजर एक्सिस होगा ना ए, वो टेंड करेगा r बाय 2 की तरफ, ये डिस्टेंस r थी अर्थ के सेंटर से, ये डिस्टेंस टोटल r थी। जब अपन v टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो a विल टेंड टू r बाय 2, v टेंडिंग टू जीरो पे b टेंडिंग टू जीरो हो रहा है और a विल टेंड टू r बाय 2, है ना। ऑलमोस्ट अपन को जो सेंटर मिलेगा वो सेंटर पे मिल जाएगा, और जो अर्थ फोकस पे होती है वो फोकस एकदम इधर की तरफ आ जाएगा, सर्कमफरेंस साइड पे आ जाएगा बस। तो अगर हम वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं तो मोशन अभी भी इलिप्टिकल पाथ है, और इलिप्टिकल पाथ में मोशन का टाइम ये रिलेशन फॉलो करता है। अब जो टाइम होगा टोटल पूरे सर्कल पूरे पाथ का टी डैश, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए नए सेमी मेजर एक्सिस r बाय 2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल, नया सेमी मेजर एक्सिस हो गया r बाय 2, ठीक है, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होना चाहिए पूरा टाइम। तो अब पूरे इलिप्टिकल पाथ का टाइम तुम निकाल सकते हो, और तुमसे पूछा है यहां से अर्थ से टकराने का टाइम, तो अर्थ से टकराने का टाइम पूरे मोशन के टाइम का आधा होगा, तो आपका आंसर जो होना चाहिए
वो होना चाहिए टी डैश बाई 2। का आंसर होना चाहिए था टी डैश बाई 2। चलो करना क्या था क्वेश्चन में फिर से समझ लो इसको। अगर इंटीग्रेशन वगैरह से करते तो बहुत फंस जाते हैं, हो नहीं पाता है। यहाँ पर पार्टिकल को अगर टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी जो दे रहे बहुत कम कर दो, स्पीड टेंडिंग टू जीरो करो तो बी विल टेंड टू जीरो और एलिप्टिकल पाथ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ लगता है। तो स्ट्रेट लाइन जैसे पाथ में जाना और वापस आने का जो पूरा टाइम होगा वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें केवल जाने जाने का टाइम पूछा है तो वो आंसर टी डैश बाई 2 हो जाना चाहिए। अभी टी डैश कैसे निकालोगे, इनका रेशो ले लो तो टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा। टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, फिर टी डैश बाई 2 आंसर। चलो जो जो बच्चे नहीं थे डिस्कशन क्लास में अब उनको भी क्लियर होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। और भी मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट थे, मैंने बोला था कि अपन आज डिस्कस कर लेंगे। और किसी का डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ आपको सेंड कर दो, कर दो। और भी कोई डाउट मुझे भेज रहे हैं आप। एक मेरे पास डाउट हो रहा है 37। Gravitational force exerted by sun on the moon is about twice as great as gravitational force exerted by earth on the moon, but still moon is not escaping from the gravitational influence of earth. Mark the options which correctly explains the above system. Escape speed is independent of the direction in which it is projected. ये बात तो सही है। The rotational effect of earth plays a role in the computation of escape velocity, however small it may be. A body thrown in eastward direction has less escape speed. Gravitational force exerted by sun on the moon is about twice as great as gravitational force exerted by the earth on the moon. But still moon is not escaping from the gravitational influence of earth. तो क्यों करना चाहिए उसे, एस्केप ही क्यों करना चाहिए? कोई भी ऑप्शन ढंग से इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ना, प्रॉपरली इसको कोई एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच इट इज प्रोजेक्टेड, पर ये ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आंसर सी है, पता नहीं क्यों। अच्छा आंसर सी है, अ बॉडी थ्रोन इन ईस्टर्न डायरेक्शन हैज लेस एस्केप स्पीड। ये आंसर के मतलब ये एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है क्वेश्चन को, है ना। चलो सभी बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन क्या है। सन मून पे जो फोर्स लगा रहा है वो डबल है अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उससे। ठीक है, अब फिर उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मून अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर रहा है। तो इन लोगों ने आंसर बोल दिया कि बॉडी थ्रोन इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन हैज लेस एस्केप स्पीड। दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, तो ये मुझे नहीं लगता कि सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट रीजन ये क्या होना चाहिए। पूरा सिस्टम एक्चुअली देखो इक्विलिब्रियम है, मतलब हमारे पास अर्थ भी सन के अबाउट घूम रही है, मून भी दोनों के अबाउट घूम रहा है। तो एक्चुअली कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एस्केप होने के लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड प्रोवाइड होना चाहिए, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप होने के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो प्रोवाइड होना चाहिए। तो सिस्टम उस तरह से स्टेबल है कि ये स्पीड नहीं है अभी अर्थ के सन के अपने मून के पास, तो इसलिए अर्थ की फील्ड से एस्केप नहीं हो पा रहा है वो, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलो अब इस बच्चे ने मुझे एक और चीज भेजी है। The minimum amount of energy equal to the total energy of moon earth system has to be given to break unbound the system. The sun is exerting force on the moon but not providing any energy. हाँ तो एक तरह से वही लिखा है इन्होंने, पर ये रीजन जो है वो सही नहीं लिखा उन्होंने। सॉल्यूशन में जो लिखा है वो भी सही है ना, और जो क्वेश्चन में लिखा था वो स्टेटमेंट सही है, बट दैट स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ करी इन लोगों ने। ठीक है, बीएम शर्मा में ऐसी कई गड़बड़ है, इसलिए मेरे को थोड़ा कम पसंद आती किताबों, उसमें लॉजिकल ऐसी कई मिस्टेक करी हुई है। हर बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी,
भाई 100 में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 3% 4% कुछ एरर है। चलो ओके, और कई बच्चों को कुछ डाउट है, मैंने बोला था आज डिस्कस कर लेंगे। अनुष्का, आपका कोई डाउट मैंने आज का बोला था? देख लीजिए, हो गया। अच्छा, और किसी का कोई डाउट? कई बच्चों को मैंने बोल दिया था आज के लिए, खासकर 1 2 3 4 के डाउट मैंने आज के लिए बोल दिए थे। A space vehicle approaching a planet is speed v. When it's far from the planet at the moment, tangent of its trajectory would miss the center of the planet by distance r. If the planet has a mass and radius r, what is the smallest value of r in order the resulting orbit of the space vehicle just miss the surface of the planet? एक बच्चे का और डाउट आया मेरे पास, क्वेश्चन 27, तो मैं आप लोगों के ग्रुप पे भेज देता हूँ। ये मैंने आपको कराया है क्लास में क्वेश्चन, उसके जैसा ही है, तो मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप एक बार पढ़ लो। देखो आप लोगों के ग्रुप पे भेजा है मैंने, एक क्वेश्चन नंबर 27 पे सर्कल बना हुआ है, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है? सभी बच्चे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? अ स्पेस व्हीकल इज अप्रोचिंग अ प्लेनेट हैज अ स्पीड v। किसी प्लेनेट को कोई स्पेस व्हीकल अप्रोच कर रहा है। व्हेन इट इज वेरी फार फ्रॉम द प्लेनेट एट द मोमेंट, टेंजेंट्स ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी वुड मिस द सेंटर ऑफ प्लेनेट बाय डिस्टेंस r। तो उन्होंने कुछ कहा है कि कोई प्लेनेट है, वो प्लेनेट के सेंटर से r डिस्टेंस की तरफ है इस स्पेस व्हीकल की वेलोसिटी। इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर ये सीधा सीधा जाता तो वो सेंटर से r डिस्टेंस पे होता, ऐसा कुछ कहा है इन लोगों ने। फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? एट द मोमेंट, ये सब बोल दिया अपन ने। इफ द प्लेनेट हैज अ मास कैपिटल एम एंड रेडियस r, प्लेनेट का मास कैपिटल एम है, उसकी रेडियस स्मॉल r बोल दिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r? इस r की सबसे छोटी वैल्यू क्या होना चाहिए? इन ऑर्डर दैट द रिजल्टिंग ऑर्बिट ऑफ द स्पेस व्हीकल विल जस्ट मिस द सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो ये जो स्पेस व्हीकल है ना, वो इसकी जस्ट सरफेस को टच करके जाए, ऐसा पूछा है उन्होंने। डेफिनेटली इस प्लेनेट के अट्रैक्शन की वजह से इसका पाथ कर्व हो जाएगा, और कर्व होते होते यहाँ पे जस्ट टच करते हुए जाए। तो यहाँ जस्ट टच करके जाने के लिए क्या होना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन करे हैं क्या अपन ने कि नहीं करे? हमको इसका मास तो दिया है नहीं स्पेस व्हीकल का, उसका मास निग्लिजिबल मान लेंगे, उसका मास निग्लिजिबल मान नहीं करा है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, स्पेस व्हीकल का मास एक तो निग्लिजिबल हो गया है ना, तो इस प्लेनेट को रेस्ट पे मान सकते हैं अपन, प्लेनेट को रेस्ट पे मान सकते हैं। प्लेनेट अगर रेस्ट पर है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी तो करना है, और क्या करना बचा यहाँ पे? हाँ, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, यहाँ की स्पीड मान लो u है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिख देंगे अपन m u r, फाइनल एंगुलर मोमेंटम शुड इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v कैपिटल R। तो ये u आ गया, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है? हाँ, और अपन ने ऐसा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला करा था, तो रिपल्शन के बदले अट्रैक्शन है, और क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, चलो। थोड़ा हमारे करे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको आना चाहिए, फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, फिर ऐसे क्वेश्चन तो आपको आ जाना चाहिए। मेरे पास एक और डाउट है। टू बॉडीज विद मास m1 and m2 initially at rest at distance r apart, if they move directly towards one another under the influence of their mutual gravitational attraction, what is the ratio of the distances traveled by m1 to distance traveled by m2? ये डाउट तो मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए, है ना? दिमाग लगाओ यशवर्धन भैया। दो पार्टिकल है, एक दूसरे से कुछ दूर पर है, दोनों अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? दो पार्टिकल है। अगला क्वेश्चन मेरे पास डाउट आया है कि दो पार्टिकल है, इनके मासेस m1 और m2 है, और अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो इन्होंने जितनी डिस्टेंसेस चली होगी उनका शायद रेशो पूछा है। तो पहली चीज तो बताओ कहाँ पे मिलेंगे आके, किस पॉइंट पे मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे, बिल्कुल सही। जो भी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस m1 से होगी उतना m1 चलेगा, और जितनी डिस्टेंस m2 से होगी उतना m2 चलेगा। तो इनकी चली हुई डिस्टेंस का रेशो मतलब r1 r2 का रेशो, और r1 r2 का रेशो मुझे ऐसा लगता है m2 by m1 होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं नहीं बता रहा सही कि गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और कोई डाउट?
एक और डाउट आया, द परसेंटेज चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सन फ्रॉम अ टोटल इक्लिप्स ऑफ सन टू अ पॉइंट वेयर मून इज ऑन वन साइड ऑफ अर्थ डायरेक्टली अपोजिट टू द सन इज। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक लग रहा है, सुनो। ये अपनी अर्थ सोलर इक्लिप्स के समय होता क्या है, तो बताएगा सोलर इक्लिप्स के समय होता क्या है। मुझे तो याद है सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ना, ऐसे कुछ होता है ना, सन और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाता है, तो फिर सन अर्थ सन की जो शेडो बनने लगती है अर्थ पे, तो अपन को वहां से सन नहीं दिखता। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि एक समय सोलर इक्लिप्स हो रहा है और एक बार ऐसी सिचुएशन है कि वो मून दूसरी तरफ है, मून घूमता रहता है ना, तो दूसरी तरफ भी है। ठीक है, तो दो सिचुएशन बताइए मून की। दोनों सिचुएशन में क्या होगा, एक बार इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स एक ही तरफ हो जाएगा तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। इन द सेकेंड सिचुएशन मून का फोर्स अर्थ के सन के फोर्स से कम हो जाएगा। तो जो भी फोर्स बाय सन है प्लस फोर्स बाय मून है, एक बार ये दोनों ऐड हो रहे हैं जब मून यहाँ पर है, और जब मून पीछे होगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इन दोनों केसेस में अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो देखो बदल रहा है। एक बार इन दोनों के एडिशन से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है तो वो होना चाहिए अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, अर्थ की रेडियस। और दूसरे केस में दूसरा ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू आर। इनका डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे अपन। अब वो लोग आपसे क्या पूछ रहे, इसकी वजह से ओमेगा में चेंज क्या होगा। नहीं, उन्होंने ओमेगा नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन में चेंज क्या होगा, वो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का चेंज मतलब ये पूरा ओमेगा स्क्वायर आर का चेंज पूछा है। ये एक्सेलरेशन अगर a1 बोल दो और इसको अगर a2 बोल दो, तो आपसे पूछा है a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू 100। निकाल सकते हैं क्या। आपको ऑफकोर्स सन और अर्थ की डिस्टेंसेस वगैरह सब चाहिए होगी, अर्थ और मून की डिस्टेंस चाहिए होगी, मासेस चाहिए होंगे, तो वो सब अगर पता होगा तो ये कर सकते हो क्या। मून और सन के मास वगैरह पता हो तो ये निकल जाएगा ना। हाँ चलो, और मून और सन के मास वगैरह ये सब तुमको पता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो, मैंने कैसे करना है ये लॉजिक दे दिया है, बाकी अब आप पे करने का छोड़ा है मैंने। एक 1 2 3 4 का और डाउट आया है जो अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। एक सुपर डेंस मटेरियल विथ ट्वाइस मास देन द मास ऑफ अर्थ बट साइज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ, वो अर्थ की तरफ चल रहा है बहुत स्मॉल हाइट से। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, यह अर्थ है हमारी और एक सुपर डेंस मटेरियल है जिसका मास अर्थ से डबल है और वो अर्थ की सरफेस से बहुत कम हाइट पे दिया है। तो ग्रेविटी कांस्टेंट ले लेना, यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थ की सरफेस से ज्यादा हाइट बदलेगी नहीं ना, तो ग्रेविटी कांस्टेंट है और इसका मास अर्थ से डबल है। तो जब ये चलेगा तो अर्थ भी चलेगी फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मास इसका डबल तो इसे आधा चलना पड़ेगा, अर्थ डबल डिस्टेंस चलेगी। तो बीच की डिस्टेंस h को खत्म करने के लिए जब ये दोनों मिलेंगे ना अर्थ की सरफेस पे, तो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट करा होगा h/3 का और अर्थ के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा 2h/3 का और मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि अर्थ का मास आधा है तो डिस्प्लेसमेंट डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट h/3 का हो रहा है g एक्सेलरेशन से, तो उसे जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा √2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये होना चाहिए आंसर। चलो क्लियर। ओके ठीक है, फिर मैं सबको अर्ज करूंगा यार कि जब भी डीसीएस हो ना तो प्रॉपर्ली आया करो। क्वेश्चन फिर ये रिपीट हो रहे तो बाकी बच्चे जिन जो डीसीएस में आए थे उनका तो बेचारे बोर होंगे ना फिर। और किसी का कोई डाउट, अभी तो मेरे पास और कुछ नहीं दिख रहा। चलो डाउट वाउट सब कंप्लीट। एक सर्वेश का डाउट आया r+h/3 आना चाहिए। बेटा r+h/3 क्यों सोच रहे हो आप, ये डिस्टेंस तो h/3 होगी ना, वो सुपर डेंस पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे टकराएगा ना। सेंटर से डिस्टेंस क्यों, मैं तो डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ ना।
मैंने टाइम कैसे निकाला, मैंने निकाला हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट h/3 का हुआ है, एक्सेलरेशन g था, हाफ AT स्क्वायर कर दिया मैंने। सेंटर से डिस्टेंस लेंगे कॉम के लिए, बेटा मैं कॉम तो निकाल ही नहीं रहा ना, मैं तो क्या पता कर रहा हूँ, कॉम पे तो पहुंचेंगे ही ना दोनों कभी भी, क्योंकि अर्थ बड़ी है, तो अर्थ और इस पार्टिकल का जो कॉम होगा वो तो अंदर कहीं आएगा, वहां पे पहुंच ही नहीं सकते ना दोनों, अर्थ पे टकरा कर ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का सम केवल h ही तो हो सकता है, जब दोनों टकरा जाएंगे अर्थ की सरफेस पे, तो जितना ये चला जितना अर्थ चली वो h ही तो हो सकता है ना, कॉम पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकते दोनों। चलो एक मेरे पास डाउट हो रहा था एक बच्चे का कि अर्थ के सेंटर पे प्रेशर क्या होता है, ये किसी ने पूछा था, एम आई राइट? अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल प्रेशर या ऐसा कुछ पूछा था, किसी का डाउट आया था, मैंने पढ़ा था चैट में, किसी का आया था क्या? हाँ, तो क्या कुछ एलोबरेट करोगे आपकी, ऐसा क्यों पूछ रहे थे आप, बाकी बच्चों को समझ में आए कि आपका डाउट क्या है? माइक को तो बता दीजिए, एवरीवन को मैसेज कर दीजिए। तो हम बोल रहा है ये टॉपिक तो कहीं पढ़ाया ही नहीं, तो आपको ऐसा क्यों, इरोडो का क्वेश्चन है, हाँ सही बात है ना, सर शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक से ग्रेविटेशनल प्रेशर पूछ रहा है। चलो, और सोहम या जो भी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये पढ़ाया नहीं वो पढ़ाया नहीं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग आपको पढ़ाई जाएगी, है ना, हर चीज पढ़ाई नहीं जाती है, आपको चीजों का आइडिया दे दिया जाएगा क्लास में, और आपको क्वेश्चंस कर करके सीखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करोगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करोगे, तो उससे आप सीखते जाओगे, और हमेशा ना स्टेप बाय चीजें होती है, ये भी मत सोचो कि कोई टॉपिक पढ़ते से इरोडो कर लेना है, ये भी नहीं अलाउड होता, ये मतलब कर ही नहीं पाओगे आप, आपको ज्यादा डाउट आएंगे, आप फंस जाओगे, आपको ज्यादा समय लगेगा, तो हमेशा स्टेप वाइज चलो, जो अपने क्लास में जो मटेरियल हो रहा है पहले वो कंप्लीट करो, रेस पूरी कंप्लीट करो, जितने भी आपको मटेरियल मिल रहा है वो कंप्लीट करो, क्वेश्चंस बैंक करो, 1 2 3 4 करो, उसके बाद फिर आप अच्छे लेवल की किताब करने लायक हो जाओगे, फिर आपको ना उसमें बस आइडिया दे देगा टीचर, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हम्म, चलो कोई बात नहीं, तो अब डाउट जो था वो पूरा क्वेश्चन भेज दो यार सबको, सभी बच्चों को दिख जाए, इसलिए प्लीज जिसका भी वो डाउट था। जिसका भी वो डाउट था वो सबको भेज दो, मेरे को भेज दो, नहीं तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अच्छा अभी बुक नहीं है, मुझे भी किसी ने भेजा था, अच्छा कोई बात नहीं, 2 3 मिनट ले लो आप, फिर भेज देना। मीनवाइल किसी को और थ्योरी में कुछ पूछना हो ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन की आपने अपना पूरा मॉड्यूल सब अच्छे से रिवाइज करा होगा आई होप, तो सब चीज करी होगी। अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, तो बताएगा? जिसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, हाँ, और कुछ खासियत इसकी, और कुछ खासियत, अर्थ के साथ साथ घूमती है, यस, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होती है, यस, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या मैं किसी भी प्लेन में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ क्या, यह अर्थ है, अर्थ के घूमने का एक्सिस है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे घूम सकती है क्या, ऐसे, नो, इक्वेटोरियल प्लेन में घूम सकती है, यस, इट शुड बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, यस, है ना, उसको इक्वेटोरियल प्लेन में ही होना चाहिए। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, अदरवाइज वो अर्थ से एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर नहीं रहेगी हमेशा, है ना, हाँ, ठीक है, अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही रखना चाहते हैं अगर अपन उसको, तो उसे इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल सही। चलो, अगर कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रखी थी या अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे थी, ठीक है, इससे जो भी सिग्नल भेजे जाएंगे वो तो अर्थ की सरफेस पे एक पर्टिकुलर रीजन ही कवर कर पाएंगे ना, ये आपके 1 2 3 4 में भी क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड। ठीक है,
ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये अपने सैटेलाइट से कुछ आपने सिग्नल भेजे, तो वो सिग्नल यहाँ पे अर्थ की सरफेस को टेंजेंशियली जा रहे हैं और यहाँ से भी अर्थ की सरफेस से टेंजेंशियली जा रहे हैं। तो ये अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो केवल ये रीजन है जिसमें कोई भी वेव सैटेलाइट से भेजने पर अर्थ की सरफेस पर डायरेक्टली आ सकती है। इस रीजन में ही सैटेलाइट से जो भी वेव सेंड करी जाएगी वो अर्थ की सरफेस से फॉल हो सकती है। इसके बाहर अगर कोई वेव सेंड करेंगे तो वो सीधी सीधी चली जाएगी, अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाएगी, है ना। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो हर सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एक रीजन होता है अर्थ की सरफेस को जो कवर कर रहा है। वो रीजन कैसे निकाले, कितना एरिया कवर हो रहा है, वो कैसे निकाले, तो वो निकालने के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। और ये एंगल आ गया तो ये वाला एरिया ढूंढ सकते हो, ये कर्व्ड एरिया है। इस कर्व्ड एरिया का आपको सेमी वर्टेक्स एंगल मिल गया, तो इसका सॉलिड एंगल निकाल के आप इसका टोटल एरिया निकाल सकते हो। दिस एरिया विल बी आर स्क्वायर इनटू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई इनटू 1 माइनस cos अल्फा, so this angle is अल्फा। ठीक है, अर्थ की सरफेस का कितना एरिया कवर हो रहा है वो ऐसे निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल, इस एंगल की वैल्यू पता हो तो ये 3D का है, सॉलिड एंगल जो बनेगा वो निकाल सकते हो, और सॉलिड एंगल इनटू आर स्क्वायर गिव्स यू कर्व सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया, है ना। ओके, हाँ रचित, मैं देखता हूँ। चलो, तो ये कि छोटा सा पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया, 1 2 3 4 का एक क्वेश्चन था। मेरे पास एक डाउट आया है, यूनिफॉर्म स्फीयर हैज अ मास कैपिटल M एंड रेडियस R, फाइंड द प्रेशर P इनसाइड द स्फीयर caused by gravitational compression as a function of distance r from its center. Evaluate P at the center of Earth, assuming it to be uniform sphere. तो अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी को मैं सेंड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ इसको। देखो, आपके ग्रुप पे अभी भी सेंड किया है मैंने। इरोडो का क्वेश्चन है बेसिकली, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, मान लो ये अपनी अर्थ है, अर्थ के सेंटर से कुछ हाइट पे जाओगे, यहाँ पर अर्थ के अंदर ही हो, अभी भी बाहर नहीं गए, यहाँ पर अगर छोटा सा मास लोगे तो वो कुछ फोर्स फील कर रहा होगा ना नीचे की तरफ, है ना। बिकॉज ऑफ अर्थ अट्रैक्शन वो नीचे कुछ फोर्स फील कर रहा होगा। वो जो फोर्स फील करेगा, उस फोर्स को रोकने के लिए, ये नीचे जा नहीं रहा है, वहां पे रेस्ट पर है, इसके फोर्स को रोकने के लिए बाकी जो मटेरियल था, यहाँ पे जो मटेरियल था, क्या वो इसको नीचे जाने दे रहा है? नहीं। तो डेफिनेटली वो इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल जैसा फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए, है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये डाउनवर्ड जाना चाहता है, पर ये मटेरियल इसको जाने नहीं देना चाहता, तो ये मटेरियल इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक तरह से इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स जैसा क्रिएट होगा, और वो नॉर्मल फोर्स इस पूरे मटेरियल पे इस तरह से दिख रहा होगा, अपन अगर चारों तरफ से देखेंगे तो एक तरह से ऐसा लगेगा कि इस स्फीयर को कोई दबा रहा है। अर्थ के सेंटर से आर रेडियस पे जाएंगे तो आपको लगेगा इस स्फीयर को, है ना, अपन ने एक कंप्रेशन फोर्स लगा दिया है, इसको दबा दिया है। सही बात है। जितने भी इस स्फीयर के इस आर रेडियस से बाहर का जितना भी मटेरियल है, वो मटेरियल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अंदर आना चाहता है, और अंदर आ नहीं पा रहा है बिकॉज यहाँ का मटेरियल उसे रोक रहा है। तो इस इधर इधर आर रेडियस में जो मटेरियल है और जो बाहर का मटेरियल, इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है जैसे कि इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है आपको, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, अब इससे आप कुछ सोच सकते हो, सही सही करना। अभी भी मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा है, अभी बहुत गलतियों के चांस है आपके, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ये है ना, आपको क्वेश्चन भेज दिया है, आप करिए, आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक, अभी भी बहुत गलतियों के चांस है इसमें। किसी और को कोई और डाउट नहीं है तो फिर अब मैं क्वेश्चन भेजू आपको। कुछ आसानी क्वेश्चन निकाले आज मैंने, ज्यादा टफ नहीं निकाले, कुछ क्वेश्चन करे। यस, ओके, चलो, तो आपके ग्रुप पे मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं।
जस्ट अ सेकेंड। देखो पहले 3 क्वेश्चन भेजे मैंने, सब आसानी क्वेश्चन है, तो फटाफट करिए जल्दी से। हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम देखे अगर, तो 3 क्वेश्चन 10 मिनट टाइम ले लो, 9 मिनट होते हैं, 1 मिनट ज्यादा ले लो, तो 10 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। कंप्लीट करो। चलो पहला क्वेश्चन, मेरे पास आंसर भी आ रहा है कुछ बच्चों का। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो सैटेलाइट है, दोनों अर्थ के सेंटर से कुछ हाइट पर है, वो हाइट भी आर के बराबर है। ये रेडियस ऑफ अर्थ आर है, तो ये डिस्टेंस 2r दी है, और ये इस वाले सैटेलाइट की डिस्टेंस 3r दे दी है। तो इनकी टेंजेंशियल स्पीड आपको पता चल जाएगी ना। टेंजेंशियल स्पीड होती थी √gm/r, तो इसकी हो जाएगी 2r और उसकी हो जाएगी 3r। ठीक है। अब इनको बोला, आपको बोला है क्वेश्चन में कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और आपसे पूछा है वापस इस सिचुएशन में कब आएगी। तो ये वाली सैटेलाइट घूमते 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 घूमते, इसकी स्पीड देखो थोड़ी ज्यादा है, तो वो घूमते घूमते यहाँ कहीं पहुंची, और ये वाली सैटेलाइट घूमते 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 यहाँ कहीं पहुंची, और वापस से ऐसा हो जाएगा कि एक ही लाइन में हो जाएगी, है ना, एक ही वर्टिकल लाइन पे आ जाएगी। कब? जब ये वाली सैटेलाइट घूमते 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 यहाँ पहुंची, और इधर वाली सैटेलाइट रोटेट करते हुए यहाँ पहुंची, तो दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएगी। बस इस दोनों के एंगल ऑफ रोटेशन का सम पाई है, 2 पाई है। एंगल ऑफ रोटेशन का सम 2 पाई है। एंगल कितना होगा ये आपको v पता है, v/r कर दो, r 2r था, तो उसका ओमेगा मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसने t टाइम में कितना एंगल घुमा होगा, टाइम निकाल सकते हैं अपन, ओमेगा एंगल निकाल सकते हैं अपन टाइम इंटू ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा √gm/2r अपॉन 2r, तो नीचे हो जाएगा 2r का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2r का क्यूब।
ये हो गया ओमेगा इंटू टी, पहली सैटेलाइट को जो टाइम लगा, और पहली सैटेलाइट जितना एंगल घुमा, और दूसरी सैटेलाइट का एंगल हो जाएगा रूट जी एम बाई 3r क्यूब इंटू टी, और ये टोटल 2 पाई हो रहा है। दोनों के एंगल रोटेशन का सम, जितना एंगल दोनों घूमी है, दैट शुड बी 2 पाई। ठीक है, नहीं अंशुल, वैसे करेंगे तो आप गड़बड़ कर सकते हो कुछ। ठीक है, अपोजिट साइड भी तीनों हो सकते हैं, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, अपोजिट साइड हो सकते हैं मतलब क्या है, तो अपोजिट ही घूम रहे थे, है ना, तो यही सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, चलो तो अब इससे निकाल सकते हैं टाइम, लीस्ट टाइम जिसके अंदर वापस से इसी सिचुएशन में है, तो यहां से टाइम आ जाएगा। हो रहा है क्या क्वेश्चन ये? यस। किसी को कुछ डाउट बचा है क्या इसमें? कुछ कुछ लिखा है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं क्या, तो रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब कैसे करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो है ना, उसमें कुछ गलतियां कर सकते हो आप। दोनों सैटेलाइट अर्थ के अपोजिट साइड बट सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों सैटेलाइट अर्थ के अपोजिट साइड बट सेम स्ट्रेट लाइन, नहीं वैसा कैसे होगा बेटा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी ना, ये ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में देखो 2 आ रही है, तो ये ज्यादा एंगल कवर कर जाएगा और ये कम एंगल कवर करेगा, है ना। हाँ, और मेरे पास एक यस, और रिलेटिव वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगा इसमें, क्योंकि कोई एक ही सर्कल में थोड़ी है, अलग अलग सर्कल में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कुछ गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए वैसा मत करो। ठीक है, नहीं अंशुल, वो v1 प्लस v2 की स्पीड सर्कुलर मोशन में कैसे सोच सकते हैं अपन ऐसा, है ना, थोड़ा आप बोल गलत रहे हो, आपका लॉजिक कुछ और करने की कोशिश कर रहे होंगे आप, है ना। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कर सकते हो, यस, ये एक तरह से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी हो गया, देखो ये टी कॉमन ले लो, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी इक्वल टू 2 पाए, हाँ वो करा है। ठीक है, आंसर क्या है, तो आंसर यहां से आ जाएगा ना, देखो ये तो रहा आंसर हमारे पास। ठीक है, टी कॉमन लिया, 2 पाए अपॉन रूट जी एम, ये आर का क्यूब भी उधर भेज दो, रूट आर के मतलब आर के पावर 3/2, और ये वाले टर्म में 1/2 का क्यूब था, 8 का क्यूब का रूट, तो यहाँ आ जाएगा 1/8 के क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 का रूट, और दूसरा वाला टर्म क्या था अपने पास, तो इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे अपन, तो 1/8 का रूट प्लस 3 का क्यूब का रूट, तो 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, और उसका रूट, इसको और अरेंज कर लेना, ये आंसर। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से दूसरा करो। अ सर्टेन ट्रिपल स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स, करो पढ़ो क्वेश्चन, करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन करिए। ये हटा देता क्वेश्चन में। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो देखते हैं अपन। ओके, सेकंड थर्ड का आंसर भी सेंड करा मैंने, देखो आपके ग्रुप पे,
अभी जस्ट सेंड करा है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सर्टन ट्रिपल स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ईच ऑफ मास m रिवॉल्विंग अबाउट अ सेंट्रल स्टार ऑफ मास कैपिटल M। तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं होता है, ये आपको मतलब ऐसे याद नहीं रखना है कि ट्रिपल स्टार सिस्टम का थ्योरी याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन जैसे ही समझना है इसको। ठीक है, तो बीच में कोई स्टार है m मास का, उसके अबाउट दो स्टार्स घूम रहे हैं, इन दोनों के मास स्मॉल m है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और फिर क्या बोला, रिवॉल्विंग अबाउट अ सेंट्रल स्टार इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट, द टू स्टार्स सेट अपोजिट साइड एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, सी फिगर, देयर एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्टार, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r। यहाँ पे रेडियस ऑर्बिट के r दे दिए है, इनके पीरियड का आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, इस पे फोर्स जो लग रहा होगा इन दोनों की वजह से वो निकाल लो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तुम जानते हो, उससे कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन m ओमेगा स्क्वायर r, दिस इज प्रोवाइडेड बाय, इन दोनों का फोर्स हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा g स्मॉल m का स्क्वायर अपॉन में 2r का स्क्वायर। बस, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, देखो m m कैंसिल हो गया। ठीक है, एक r से वो डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो ये r का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर का क्यूब 4r क्यूब, और फिर ये थोड़ा सा अरेंज वरेंज कर लो इसको, तो g बाय आर क्यूब कॉमन ले लिया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय 4, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, रूट लो इसका, ओमेगा आ गया, ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिखो, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय रूट ओवर आर क्यूब बाय जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय 4, ये हो गया आंसर। ठीक, मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरा आंसर सही है क्या। 4 पाई आर की पावर 3/2, 4 कैसे लाए वो, अच्छा ये 4 को उन्होंने एलसीएम एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 4 ऊपर आएगा, उसको बाहर ले लिया, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यस 4 पाई आर की पावर 3, यस सेम आंसर है, सही है। चलो हो गया, थर्ड कर लो अब, थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए। वेरी गुड, गोपाल का थर्ड भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन भेजता हूं मैं। चलो थर्ड क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत रिलेटेड है, तो आराम से हो जाएगा आपसे। Find the gravitational force of interaction between a mass m and an infinite rod of varying mass density lambda such that lambda x is lambda by x, where x is the distance from the mass। ठीक है, और फिर फोर्स निकालना है बेसिकली, गिवन दैट मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द वन ऑफ द एंड एंड एक्सिस शोन इन द फिगर। तो ये तो अपन ने करे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलो, तो ये आपको मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत है क्या इसका आंसर, मुझे लगता है आप सब कर लोगे। ओके, आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, करो इसको, इसका आंसर निकालने के बाद ही, चेक करने के बाद ही अगले क्वेश्चन पे जाना। कभी भी क्वेश्चन को हो जाएगा ये करके छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा कंप्लीट करना चाहिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ।
हाँ कोई सही बात है गोपाल, कर सकते हो इसे। थर्ड हो गया, वेरी गुड। चलो शांतनु का भी फोर्थ का आंसर आ गया, वेरी गुड। मैं आंसर भेजता हूँ आपको, आप एक बार कर लीजिए क्वेश्चन। यस ईशान, बिल्कुल सही। चलिए मैंने आपको आंसर भी सेंड कर दिए हैं अगले क्वेश्चंस के। तो हम फिफ्थ में एसएचएम का कुछ देखो, आप करो अच्छे से, सोचो पहले। चलो, तो फोर्थ आपका हो चुका था ऐसा बोल रहे हैं आप। फोर्थ वाला कर लेते हैं अपन। इनसाइड एन आइसोलेटेड फिक्स्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी स्मॉल आर, देयर इज अ स्मॉल आर, वो शायद रो लिखने की कोशिश करी होंगी। देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 such that the surface of cavity passes through the center of sphere is shown in the figure. A particle of mass m is released from the rest at the point B, which is center of the cavity. Calculate its velocity with which it will strike the center A of the sphere. किस स्पीड से सेंटर ए पे टकराएगा। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है ना,
स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट फील्ड में ये डिस्टेंस r/2 है, r/2 डिस्टेंस का मोशन है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं अपन, v² = u² + 2 टाइम एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे निकाल देंगे अपन, रो r/3ε0, r हो जाएगा यहाँ r/2, जो सेंटर पे ग्रेविटी होती है वही पूरे स्फीयर में होती है, अपॉन 3ε0, ε0 हो जाता है ऊपर ले जाके 4πg, तो ऊपर ले जाके 4πg लिख देता हूँ मैं। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है, डालो, आंसर आ गया। समझे कुछ भाई? स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, उतनी होती है जितनी की सेंटर पे होती थी पूरे स्फीयर की वजह से। तो पूरे स्फीयर की वजह से सेंटर की डिस्टेंस r/2 होगी, उस r/2 पे जो ग्रेविटी होगी वो ये होगी, ग्रेविटी बाय मास ही तो एक्सेलरेशन होता है, सॉरी फोर्स बाय मास ही ग्रेविटी भी होती है और फोर्स बाय मास ही एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो ये स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो एसएचएम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे, है ना। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में बोला था, अच्छा फिफ्थ वाला देखता हूँ मैं। हो गया फोर्थ, अच्छे से देख लो सबको। फिफ्थ, a ring of radius r is made from a thin wire of radius small r. If rho is the density of the material of the wire, then what is the gravitational force exerted by the ring on the material particle of mass small m placed at the axis of the ring at a distance x from its center? Show that the force is maximum when x is equal to r/2 and maximum force is the value given by। तो एक्चुअली रिंग का क्वेश्चन है ये। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लिया उन लोगों ने। रिंग की एक्सिस पे x डिस्टेंस पे जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद करो, वो होती थी 2kq, 2 नहीं आता था, kqx अपॉन x² + r² की पावर 3/2। अब यहाँ लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहे, तो k को डाल देना g, q को डाल देना m, रिंग का मास लिख देना, है ना। अब रिंग का मास निकालने के लिए उन लोगों ने कुछ चीजें दी है, देखो आपको क्या दिया है। रिंग की रेडियस r है, उसको थिन वायर से बनाया है, और रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर दी है, रो उस वायर की डेंसिटी दी है। कौन सी डेंसिटी है? मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया है अगर, तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया भी चाहिए था। अच्छा, वायर की रेडियस दी है, देखो स्मॉल r, जिस जिस वायर से रिंग को बनाया ना उसकी रेडियस दी है, तो ये इसको देखेंगे अगर ऐसा कट करके, तो यहाँ पे उसकी रेडियस क्या दिखेगी, वो दिया आपको। तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा πr² इंटू लेंथ हो जाएगी 2πr। दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दिस विल बी द मास ऑफ द रिंग। समझे क्या कुछ, है ना। ये जिस वायर से बनाया ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन निकाल सकते हैं, वो जाएगा πr², क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू द लेंथ, लेंथ इज 2πr इंटू रो विल बी द मास। मास समझ में आया? यस, ओके। चलो, तो रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। उसके बाद पूछा ये कब मैक्सिमम होगी, तो वो तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराए, x को x की वैल्यू r/√2 आती है, वही लोग ये भी बोल रहे हैं। और वो फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो x को r/2 डाल के देख लेना एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से कर लो ये, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी करो, 6 भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आदमी को जंप करवा रही है, मैन कैन जंप ओवर अ b = 4 मीटर वाइड ट्रेंच ऑन द अर्थ, अर्थ पे 4 मीटर ट्रेंच को क्रॉस कर सकता है। इफ द मीन डेंसिटी ऑफ एन इमेजिनरी प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, किसी प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ से डबल है, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस सो दैट ही मे एस्केप फ्रॉम इट बाय जंपिंग, और अर्थ की रेडियस दी है।
तो दूसरे प्लेनेट की मैक्सिमम रेडियस क्या होगी कि वहां से कोई आदमी जंप करके क्रॉस कर जाएगा, उसको क्रॉस कर ले। करो। एस्केप प्लेनेट, हाँ प्लेनेट से एस्केप कर सके, तो प्लेनेट से एस्केप कर सके उसके लिए प्लेनेट की रेडियस क्या रखना चाहिए अपन को, ऐसा पूछा है। और आदमी कितनी स्पीड से जंप कर सकता है वो तुम्हें दिया है अर्थ पे, है ना। करो। किसी का आ रहा आंसर मैच कर गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है? इसके बाद एक क्वेश्चन और देने वाला हूं मैं आपको, है ना, ये कर लो। चलो, माय आंसर इज कमिंग स्क्वायर रूट ऑफ आर बी। ओके ओके, एक बार मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है। अर्थ पर हम 4 मीटर वाइड ट्रेंच को क्रॉस कर सकते हैं। तो अर्थ पे हमारी मैक्सिमम रेंज ये है। मैक्सिमम रेंज के लिए हमको पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो आई थिंक रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा थीटा 45 पे डालेंगे तो बन हो जाएगा अपॉन जी, है ना। तो अर्थ की सरफेस की जो ग्रेविटी और यू का रिलेशन आ गया, ये आ गया देखो रूट रूट ऑफ 4g, वेर जी को आप लिख सकते हो, स्मॉल जी को लिख सकते हो gm/r², वेर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। और मास ऑफ अर्थ को भी लिख सकते हो उसके डेंसिटी के टर्म में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको ये पता चल गया कि अर्थ पर पार्टिकल कितनी स्पीड से, जो मैन है कितनी स्पीड से जंप कर सकता है, ठीक है। अब जो नया प्लेनेट है, ये मान लेते हैं कि वहां पर भी जंप कर रहा है तो सेम ही स्पीड से जंप कर सकता है, ये स्पीड वहां पर अपन सेम मान लेते हैं, ठीक है। अब सेम मान लेते हैं तो नए प्लेनेट की रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर थी, और मीन डेंसिटी क्वेश्चन में कहा है कि डबल है अर्थ से। मीन डेंसिटी क्वेश्चन में कहा है कि डबल है अर्थ से, है ना। मैं पढ़ लेता हूँ वापस से एक बार। मीन डेंसिटी ऑफ एन इमेजिनरी प्लेनेट ट्वाइस, हाँ उसकी डेंसिटी डबल है। तो अगर उसकी रेडियस आर है तो उसके सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे अपन। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इतनी मिलना चाहिए कि वो एस्केप कर जाए। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी मास ऑफ दिस प्लेनेट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस, दिस शुड बी 0। यहाँ से वो v कितना जाता है, याद करो √2gm/r आता है ना। ये एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए। और ये इस नए प्लेनेट का मास जो होगा m डैश, उसको m डैश बोलूं अगर मैं, तो रो के टर्म में लिख सकते हो। उसका डेंसिटी डबल है
और 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम लिख सकते हो आप। और ये वेलोसिटी वही चाहिए जो इधर थी, तो ये इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट कर लो चलो इनको। तो इसको इक्वेट करा मैंने, √2g/r 2 रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैंसिल हो रहा है, करते जाओ, है ना। यहाँ पर 4/3 पाई का टर्म है, यहाँ पर भी 4/3 पाई का टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। ये 4 है, यहाँ पर ये 2 × 2 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक ये रो एक इधर का रो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, ये पूरे एक्सप्रेशन में आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर, तो रूट ऑफ कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल आर, और यहाँ पर मेरे पास आर स्क्वायर था ना शायद, पोटेंशियल एनर्जी में एक आर आता है, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या फिर, 4/3 पार आर के नीचे न्यूमरेटर में कैपिटल आर, तो भाई छोटी सी कुछ गड़बड़ हुई है, जस्ट सेकंड में एक बार चेक कर लूँ। मास को मैंने लिखा है 2 रो इंटू वॉल्यूम, वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से कैंसिल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में नीचे आर ही आएगा, इसका रूट आएगा, ये मैंने सही करा है। और यहाँ पर क्या करा था, स्मॉल जी की वैल्यू gm/r² होती है, स्मॉल जी की वैल्यू gm/r² होती है, ये सही लिखा है मैंने। यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर, एक आर बचेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे आर का स्क्वायर बच रहा है, वह तो ठीक है, शायद कुछ हो रहा होगा शायद, है ना। ठीक है, आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट कैपिटल आर, बस रूट ऑफ 6400 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। किलो मतलब 10⁻³ हो जाता है, 10⁻³ और ये 2 जीरो 10 कितना हो जाएगा 5, एक और जीरो कर लो, √6.4, इसको लिख देना √6.4 इंटू 10⁻³ मीटर, या भाग किलोमीटर कर लेना, ठीक, ये आ जाएगा आंसर। यही दिया है क्या उन लोगों ने भी, क्या यही आंसर दिया है, देख लेता हूं मैं। हाँ चलो यही आंसर है, ठीक है। चलो सबको क्लियर क्या करा, सबको ये चीज क्लियर, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से सोच लो। सम्यक, अनुष्का, कोई डाउट, नो, मुझे डाउट है, लास्ट वाला यूनिट कन्वर्जन बता दूं, यूनिट कन्वर्जन बता दूं, वो तो कैलकुलेशन है यार, आर 6400 किलोमीटर था, किलोमीटर रूट के अंदर है, ये 2 जीरो, तो एक जीरो बनाने के लिए इसको 6.4 कर लिया, किलो 10⁻³ यहाँ पे 10⁻³ का रूट 10⁻³ आ गया, 10⁻³ इंटू 10⁻³ का रूट 10⁻³ आ गया, है ना। अच्छा मुझे एक डाउट है अब इसमें, यार अपन स्पीड कैसे गेन करते हैं, हम अगर जंप करना चाहते हैं तो हम स्पीड कैसे गेन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जंपिंग करने के लिए अपनी बॉडी में क्या करते हैं जिससे हम जंप कर जाते हैं, बताओ। अर्थ को पुश करते हैं, है ना, तो क्या खड़े खड़े अर्थ को सिर्फ पुश करके कोई जंप कर सकता है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल खड़े हो, बिल्कुल बॉडी को आपने चेंज नहीं करा, बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, तो आप कभी जंप कर सकते हो, नो, है ना, आंसर इज नो। तो जंप कैसे करते हो, जंप करके देखो कैसे करते हो, ठीक है, खुद सोचो अर्थ पे जंप कैसे करते हो, जंप करके देखो, अर्थ को पुश करके करते हो, लेकिन करते क्या हो, अपनी बॉडी को आप एकदम वर्टिकल तो रखते नहीं हो, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठते हो और फिर जंप करते हो, ऐसा होता है ना, नी बेंड करके, है ना। तो उसमें होता क्या प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है, आप जब बैठते हो अपने नी को बेंड करते हो, तो आप नी को बेंड करके अपनी बॉडी का सेंटर मास नीचे लाते हो, तो फिर अपने मसल्स को स्प्रिंग जैसा अचानक से वापस से इलोंगेट कर देते हो, वापस से पैर को सीधा कर देते हो, तो इस ड्यूरेशन में, इस आपके ड्यूरेशन में अर्थ के आपकी बॉडी पर फोर्स लगता है, अर्थ और आपकी बॉडी के बीच में फोर्स है, और वो फोर्स आपके सेंटर मास के मूवमेंट में आपको कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है, एंड ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन आपकी कुछ स्पीड गेन हो गई, फिर जैसे ही आपकी बॉडी से अर्थ का कांटेक्ट छूटता है उस स्पीड से आप बाहर निकल जाते हो, है ना।
चलो, तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट आप जब बेंड करे थे, ये आपके नी जो है बेंड हो चुके हैं, ये आपका हेड था, आप ऐसे बेंड करे हुए हो, है ना, आप पर अर्थ का फोर्स लगा, उसके बाद जब आप बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल हो गए, या आप परफेक्टली वर्टिकल हो गए, या आप पहले बेंड करे हुए थे, उसके बाद आप परफेक्टली वर्टिकल हो गए, तो उस पोजीशन में आपको कुछ स्पीड मिल गई। आप इस पूरे मोशन में आपका सेंटर ऑफ मास पहले कुछ कम हाइट पे था, वो बाद में थोड़ी ऊपर के हाइट पे चला गया, आपके सेंटर ऑफ मास का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अर्थ और आपकी बॉडी में जो फोर्स है, मान लो चलो कांस्टेंट है, जरूर मुझे नहीं पता कांस्टेंट होगा कि नहीं, आप अर्थ को किस फोर्स से पुश कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप पे फोर्स क्या लगेगा, हो सकता है कांस्टेंट हो, लेट एज्यूम कि कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या फोर्स लग रहा था आपकी बॉडी पे, और क्या फोर्स लग रहा था आपकी बॉडी पे, इस फोर्स के अलावा और कोई फोर्स था क्या आपकी बॉडी पे? हाँ कि नहीं? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स था, यस, नॉर्मल, ये नॉर्मल पे तो फोर्स है बेटा, ये नॉर्मली तो ग्रेविटेशनल था, ग्रेविटी था, वेट आपका लग रहा था नीचे की तरफ, वो वेट भी लग रहा था आपका नीचे की तरफ, तो हम बोलेंगे ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स या एफ फोर्स जो लग रहा है माइनस वेट दिस बाय मास, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा, कितने एक्सेलरेशन से आप ऊपर जंप कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अगर एस हुआ है, तो इस एक्सेलरेशन से आपकी जो स्पीड एक्वायर होगी वो आ जाएगी रूट ओवर 2as, ठीक है। तो ये इक्वेशन आना चाहिए था स्पीड की। अब बताओ अगर अपन किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो स्पीड सेम अचीव हो पाएगी क्या? मान लो आप में सारी एबिलिटी वही है, आपकी जो एबिलिटी है ना अर्थ को पुश करने की वो सेम है, आप बिल्कुल सेम फोर्स से अर्थ को पुश कर रहे हो, सेम आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने सेम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट करा है, तो आपका वेलोसिटी सेम आनी चाहिए क्या? नो, बिकॉज जी इज चेंजिंग। तो हमने क्यों मान लिया कि यहाँ पर जो स्पीड आई थी वही स्पीड यहाँ है? ये कैसे मान सकता हूं मैं, बताओ? एफ भी तो चेंज होगा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हम जिस फोर्स से पुश कर रहे हैं, हम जिस फोर्स से अर्थ को पुश कर रहे हैं वो तो सेम है, वो हम हमारा जो एबिलिटी है पुश करने की, वो तो चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे या अर्थ पे, वो तो सेम रहेगी, वो तो हमारी मसल्स की एबिलिटी है, तो मसल्स की जो एबिलिटी वो सेम है, तो हम जिस फोर्स से अर्थ को पुश कर रहे थे वो सेम है, वो चाहे प्लेनेट पे चले जाओ वो सेम रहेगा, है ना। मास, हमारा मास तो सेम ही रहता है बेटा, हमारा मास थोड़ी चेंज होता है किसी प्लेनेट पे चले जाएंगे तो ये हमारा मास भी सेम है, तो ये एम भी सेम है, यहाँ पे ये एफ बाय एम सेम है, ये जी चेंज हो रहा है। यशवर्धन बोल रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, नहीं बेटा सर, इसलिए मून पे हम और ऊपर जंप कर सकते हैं, बिल्कुल सही, मून पे जंप ज्यादा कर सकते हो, उसका एक रीजन ये भी है कि जी मून पे कम होता है, तो मून की सरफेस से जो लिफ्ट अप की स्पीड है वो भी ज्यादा आ सकती है आपकी, लिफ्ट अप की स्पीड ज्यादा होने से ग्रेविटी कम होने से थोड़ी हाइट और बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, अब फिर मैंने सेम क्यों मान लिया बताओ, कोई इसका रीजन दे सकता है मैंने सेम मान क्यों लिया? आप अंदाजा लगा सकते हो इससे डिफरेंस कितना आ रहा होगा, उस दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो दूसरे प्लेनेट पे जो वेलोसिटी गेन हो सकती थी और अर्थ पे जो वेलोसिटी गेन हो सकती थी, इनमें डिफरेंस कितना आएगा? देखो मैं आइडिया दे देता हूँ, आप वो डिफरेंस सोचने के लिए आपको ये एफ की वैल्यू पता होना चाहिए, और ये एफ बहुत ज्यादा है, ये एफ बहुत ज्यादा है ना, कंपेयर टू एम जी एफ ज्यादा है, ये एज्यूम करके कि एफ एम जी से काफी ज्यादा है तब सही हो जाता सिचुएशन, पर एफ की वैल्यू एम जी से ज्यादा नहीं होती तो सिचुएशन सही नहीं होती, ठीक है। तो एम जी अगर स्मॉलर है एफ से तो फिर आंसर सही हो जाएगा, तो हमने जो सोचा है वो सही हो जाएगा, है ना। एज्यूमिंग कि हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा के अर्थ को पुश कर रहे हैं, हम अर्थ को भयंकर ताकत से पुश कर रहे थे, तो एफ बहुत हायर था एमजी से, तब फिर चीजें सही हो जाएगी, ठीक। चलो,
तो ये मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि किसी क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अपना टाइम हो चुका है तो इसलिए आज अपन नहीं रुकते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर सर तो अर्थ अपना ऑर्बिट लीव कर जाएगी। हाँ 7 क्वेश्चन कौन सा, 7 थोड़ी दिया था मैंने आपको, तो 6 ही क्वेश्चन दिए थे, दिया था क्या 7? एक बार देख लेता हूँ मैं। 6 तो क्वेश्चन दिए मैंने, 6 की 6 डिस्कस हो गए अपने, ठीक है। हाँ मैं जो देने वाला था, अब क्योंकि टाइम हो गया अपन रुकते हैं, मेरी भी अब नेक्स्ट क्लास है जस्ट 5 मिनट बाद, तो अपन आज यहाँ रुकते हैं, अपना नेक्स्ट लेक्चर और है उसमें कभी डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो अपना डिस्कशन क्लास भी है, उसमें डिस्कस कर सकते हैं, या नेक्स्ट रिवीजन क्लास में अपन देख लेंगे, है ना। तो जो किया किसी बीच में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय सबको, टेक केयर। अपन बोर्ड पे ही करेंगे उसको, ग्रुप पे नहीं भेजूंगा। बाय।